बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है और दूसरी ख़बर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में आज हमज़ा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की गई है। अदालत ने दौरान समाअत हमज़ा शहबाज शरीफ के वकील से ये कहा कि आप केस के मेरिट पे बात ना करें, आप केस के हक़ाइक़ पे बात ना करें, क्योंकि अदालत का ये कहना था कि केस के जो हक़ाइक़ हैं वो इंतहाई शर्मनाक हैं, वो बड़े एम्बैरेसिंग है। अगर आप केस के हक़ाइक़ पर बात करेंगे तो आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी और अदालत इस मुकदमे की समाअत करते हुए किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहती। अदालत ने ये रिमार्क्स क्यों दिए हैं और अदालती कार्रवाई का अहवाल क्या है, ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शमस इकबाल की दरख्वास्त पर चेयरमैन PTV नईम बुखारी को नोटिस जारी किया है। वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है कि हुकूमत की जानिब से कैसे नईम बुखारी को चेयरमैन PTV लगाया गया है, क्या जो मुजवज़ा तरीक़ाकार है इस तरह के आला ओहदों पर अपॉइंटमेंट करने के हवाले से क्या उस मेकनिज़म को हुकूमत की जानिब से फ़ॉलो किया गया है। इस केस की समाअत को 12 जनवरी तक अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। तो ये आज की हमारी दो ख़बरें जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हमज़ा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है। जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। और आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से एक्सपेक्ट यह किया जा रहा था कि शायद आज सुप्रीम कोर्ट हमज़ा शहबाज शरीफ को ज़मानत पर रिहा कर देगी, उनकी दरख्वास्त ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इवन जो नैब के वकला थे उनसे भी हमने जब बात की, उनसे पूछा कि आज हमज़ा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत की फ़ेट क्या होगी, तो वो भी ये कह रहे थे कि शायद आज सुप्रीम कोर्ट हमज़ा शहबाज शरीफ को ज़मानत पर रिहा कर दे। लेकिन किस तरह से आज अदालत ने हमज़ा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत मुलतवी कर दी, ज़मानत का फ़ैसला ना हो सका, ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस मुशीर आलम, उनकी जानिब से तमाम वकला को, नैब के वकला को, हमज़ा शहबाज शरीफ के वकला को मुखातिब करते हुए ये कहा कि इस मुकदमे में अदालत ने नैब से रिपोर्ट मांगी थी और इसका मकसद ये था क्योंकि इशू बड़ा अहम है और ये देखना चाहते थे कि ट्रायल कितना ताख़ीर का शिकार हुआ है, आगे आने वाले दिनों में ये ट्रायल कितना ताख़ीर का शिकार हो सकता है। और ये भी देखना है कि जो ट्रायल कोर्ट है जहाँ पर हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, उस ट्रायल कोर्ट की तरजीहात क्या हैं, उसके बाद उसके पास कितने ज़ेर इल्तवा रेफरेंस पड़े हैं और कौन से रेफरेंस को समाअत के हवाले से तरजीह दी जा रही है। तो जिस पर अदालत ने ख़ुद बताया कि रिपोर्ट नैब की हमारे पास आ चुकी है और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एहतसाब अदालत के पास मजमूई तौर पर 46 केसेस हैं और हमें यह भी जानना है कि कितने गवाहों का बयान जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। जिस पर नैब के वकला की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि हफ्ते में 2 बार हमज़ा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक़ केस की समाअत एहतसाब अदालत में की जाती हैं और 5 से ज़्यादा गवाहों के बयान जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ एहतसाब अदालत जो है इस ट्रायल को कंक्लूड करना चाहती है। लेकिन हमज़ा शहबाज शरीफ के वकला का, आज़म नज़ीर तारड़ का और जो दूसरे उनके वकील हैं अमजद परवेज़, उनका ये कहना था कि इस केस में 15 वॉल्यूम का रेफरेंस जो है वो नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में दायर किया गया है। हफ्ते में 2 बार समाअत ज़रूर होती है लेकिन इतने सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें एग्जिबिट करना पड़ता है, जिन्हें पेश करना पड़ता है, तो गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने की जो पेस है वो इंतहाई कम है। हमज़ा शहबाज शरीफ 1 साल और 7 माह से जेल में है, तो उनकी ये जो ज़मानत है वो ड्यू हो चुकी है और उनका ये फंडामेंटल राइट है कि उनकी जो लिबर्टी है, उनके जो फंडामेंटल राइट हैं उसे किसी भी तरह से कर्ब नहीं किया जा सकता। जब तक ये ट्रायल चलता है हमज़ा शहबाज शरीफ को जेल में नहीं रखा जा सकता। जस्टिस याह्या अफरीदी का भी यही कहना था कि बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि किसी भी मुल्ज़म को उस वक्त तक जेल में नहीं रखा जा सकता जब तक उस केस का ट्रायल मुकम्मल ना हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भी होती हैं। लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी का ये कहना था कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो रेफरेंस एहतसाब अदालत के पास पड़े हैं, एहतसाब अदालत की केस मैनेजमेंट क्या है, एहतसाब अदालत किन रेफरेंस को प्रेफरेंस दे रही है, किन रेफरेंस को पहले सुना जाता है। क्योंकि जज साहब का यह कहना था जस्टिस याह्या अफरीदी का कि एहतसाब अदालत लाहौर के पास जहाँ पर यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, इसमें 46 रेफरेंस हैं और ऐसे ऐसे रेफरेंस भी हैं जो 2003 के, 2004 के पेंडिंग पड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो नैब के केसेस पर रोज़ाना समाअत का हुक्म दे चुकी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि नैब जो है, जो ट्रायल कोर्ट है, वो कब तक इस रेफरेंस की जो समाअत है, इसका जो ट्रायल है वो मुकम्मल कर लेगा।
तो ये हम जानना चाहते हैं। लेकिन जस्टिस मुशीर आलम की जानिब से हमजा शहबाज शरीफ के वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इस केस में जो मेरिट है, जो हकाइक हैं, उस पर बात ना करें। अगर आप मेरिट पे बात करेंगे, हकाइक पर बात करेंगे, तो इस पर आपको एम्बैरसिंग होगी, क्योंकि इसलिए अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिया गया कि जिस तरह से नैब ने पूरा रेफरेंस जो है वो अपने जवाब में हमजा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत के केस में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है, उसमें यह बताया गया है कि किस तरह से करोड़ों रुपए की टीटीस लगती रहीं, किस तरह से बेनामी अकाउंट्स में करोड़ों रुपए बाहर से आते रहे, किस तरह से बेनामी कंपनियां बनाई गईं। तो इस पर अदालत कह रही थी कि केस के हकाइक जो है बड़े शर्मनाक हैं, आप हकाइक पर बात ना करें, क्योंकि आपको 1.5 साल से ज़्यादा अरसा जेल में हो चुका है, आप सिर्फ इसी चीज़ को फोकस करें। तो आज अदालत ने नैब से रिपोर्ट तलब करते हुए इस केस की समाअत को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है। नैब से रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन नाज़रीन मैं आज आपको बता देता हूँ कि आज नहीं तो कल, 1 महीने नहीं तो 2 माह के अंदर हमजा शहबाज शरीफ की ज़मानत हो जाएगी। और उसकी वजह यह बनेगी क्योंकि लॉ जो कहता है पाकिस्तान का, जो अदालती फ़ैसले कहते हैं कि किसी भी शख्स की जो लिबर्टी है उससे गैर मुइना मुद्दत तक कर्टेल नहीं किया जा सकता, उसे जेलों में नहीं रखा जा सकता। और ये इस वजह से हमजा शहबाज शरीफ की ज़मानत होगी कि ट्रायल जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है। ट्रायल से फ़ौरी तौर पर इस केस का फ़ैसला मतवक्के नहीं है। तो इस खदशे की बुनियाद पर कि किसी के जो बुनियादी राइट हैं वो कर्टेल ना हो, वो अफेक्ट ना हो, तो इस तरह से अदालतें इस तरह के केसेस में मुल्ज़मान की ज़मानतें अक्सर व बेशतर ले लेती हैं। दूसरा जो केस है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी शम्स इकबाल की दरख्वास्त, जो कि उन्होंने MD अपना चेयरमैन PTV नईम बुखारी की तैनाती के ख़िलाफ़ दायर की थी, आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस केस पर समाअत की है। समाअत करने के बाद वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नईम बुखारी साहब को नोटिस जारी किया गया है और पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के 5 आला अफसरान को भी अदालत ने 12 जनवरी तक का नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा गया है और इस केस को क्लब कर दिया गया है। इससे पहले जो एक अरसलान फ़र्क नामी शहरी ने दरख्वास्त दायर की थी, नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया था, उस केस के साथ क्लब कर दिया गया है। तो एक्सपेक्ट ये है कि 12 जनवरी को जब इस केस की समाअत होगी तो शायद जस्टिस आमिर फ़ारूक नहीं बल्कि चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला इस केस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला के सामने जब अरसलान फ़र्क नामी शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की गई थी, जिसमें नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट को ही चैलेंज किया गया था, तो चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला का ये कहना था कि अगर नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से या पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के हवाले से कोई अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, अदालती पैरामीटर्स जो है वो तय किए गए हैं, अदालती गाइडलाइन दी गई हैं कि इस तरह के ओहदों पर तैनाती करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अगर उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया तो फिर अदालत इस तमाम मामले का जायज़ा लेगी और जायज़ा लेने के बाद इस केस का जो भी मुनासिब फ़ैसला होगा वो सुना दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन 2 केसेस की तफसीलात होगी। और अब हम बात करेंगे कि हमने अपने YouTube चैनल पर एक नया सिलसिला शुरू किया है कि जो भी अहम खबर होगी, जो भी इम्पोर्टेंट हैपनिंग होगी, उस इम्पोर्टेंट हैपनिंग की जो मुख्तसर शॉर्ट न्यूज़ है वो उसी वक्त आप नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर कर दी जाएगी और उसके बाद जो तफसीलात होंगी वो डिटेल वीडियो में आप नाज़रीन के साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा सिलसिला है। आप देखने वाले, आप मेरे नाज़रीन जो मेरे लिए इंतहाई बड़े काबिल एहतराम हैं, इस सिलसिले को अप्रिशिएट भी करेंगे और अपने इस चैनल को आगे लेके भी चलेंगे। कल हामिद मीर के हवाले से, उनके कॉलम के हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कुछ नाज़रीन की जानिब से ये एतराज़ात उठाए गए कि आप हामिद मीर को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं, आपको इग्नोर करना चाहिए था। तो बीइंग ए रिपोर्टर तो मेरे ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि जो भी खबर है और जिस खबर में कोई एलिगेशन लगाया गया है, जिस कॉलम में कोई एलिगेशन लगाया गया है, तो वो खबर आप तक शेयर की जाए। तो उस वीडियो में मैंने ये बताना चाह रहा था कि हामिद मीर साहब की जानिब से हुकूमत पर एक संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है कि हुकूमत ने कुछ ऐसे यूट्यूबर जो है वो पाल रखे हैं जो सहाफ़ियों की पगड़ियाँ उछालते हैं, जो सियासतदानों की पगड़ियाँ उछालते हैं। तो ये संगीन इल्ज़ाम है। सदीक जान का चंद हफ्ते पहले जो डॉन TV पे इंटरव्यू हुआ था, उसमें सदीक जान का भी यही कहना था कि अगर कोई यूट्यूबर ख़बर देता है और किसी सहाफ़ी की खबर के ऊपर उसे काउंटर करता है, उसे चैलेंज करता है, तो ये इससे तो हम ये नहीं कह सकते कि वो यूट्यूबर जो है किसी के कहने के ऊपर काम कर रहा है, किसी सियासतदान या सहाफ़ी की पगड़ियाँ उछाल रहा है। लेकिन अगर कोई यूट्यूबर किसी के कहने के ऊपर किसी के ख़िलाफ़ वीडियो करता है, किसी सहाफ़ी पर इल्ज़ामात लगाता है, किसी सियासतदान पर इल्ज़ामात लगाता है, तो वो लाजमी किसी पे एजेंडे पर होगा। तो यही जो हामिद मीर साहब ने इल्ज़ाम लगाया है तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। तो मैंने उसमें सिर्फ इतना मुतालबा किया था कि इस इल्ज़ाम की तहकीकात होनी चाहिए हुकूमती सतह पर या अदालती सतह पर, और ये चीज़ें सामने आनी चाहिए कि इस इल्ज़ामात की हकीकत क्या है। लेकिन जैसे नाज़रीन ने एतराज़ उठाया, उसके बाद आप ख़ुद देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर भी ये जो इशू है इसे डिस्कस किया जा रहा है। अगर ये इतना अहम नहीं था तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर
जो PTI से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अज़हर मशवानी साहब हैं, अरसलान खालिद साहब हैं और ऐसे प्रोड्यूसर हैं, वो इस मामले को टेकअप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। चंद रोज़ पहले मतलब परसों चंद यूट्यूबर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात की थी। उस मुलाकात के हवाले से भी यही तासुर दिया गया कि इन यूट्यूबर्स की मुलाकात के बाद शायद सियासतदानों की पगड़ियाँ उछाली जाएंगी, शायद कुछ सहाफ़ियों की पगड़ियाँ उछाली जाएंगी। इस हवाले से हामिद मीर साहब ने ट्वीट भी किया था। तो मेरा मकसद ये था कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है, ये बड़ा पेचीदा मामला है, इस पर फोकस किया जाना चाहिए, इस पर तवज्जो होनी चाहिए और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर अगर समझता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स मेरे साथ हैं, मेरे साथ अटैच हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, मैं हर यूट्यूबर के हवाले से जिसे मैं जानता हूँ उसकी गारंटी दे सकता हूँ कि वो किसी के एजेंडे पे नहीं है, वो हुकूमत के एजेंडे पे नहीं है, हुकूमत के पेरोल पे नहीं है, वो अपोजिशन के पेरोल पे नहीं है। उनके अपने पॉलिटिकल थाट्स हैं, उनका अपनी एक आइडियोलॉजी है, उस हवाले से वो बात करते हैं। किसी को अगर वो बात बुरी लगती है वो अलग बात है, किसी को पसंद आती है वो अलग बात है। तो ये इल्ज़ाम जो था हामिद मीर साहब का संगीन था, तो इसलिए मैंने उस पर इंक्वायरी की इस्तदा की थी। लेकिन बहरहाल आप नाज़रीन ज़्यादा बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं। मेरे दिल में जो बात थी वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर दी। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।